मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। चर्चा में आज बात होगी राजस्थान के सियासी घमासान और उससे निकलते सार पर। विषय हमने रखा है कि पायलट की परेशानी क्या है। दरअसल प्रदेश के डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ रहे इसलिए क्योंकि कल उन्हें पद से हटा दिए गए सचिन पायलट की बगावत मौजूदा हालात में गहलोत सरकार की सेहत पर असर डालते हुए नहीं दिख रही है, बल्कि इन दोनों ही पदों से हटाने के बाद कांग्रेस अब उन्हें और उनके 19 समर्थकों को अयोग्य ठहराने की कार्रवाई भी शुरू कर चुकी है। स्पीकर ने सभी असंतुष्टों को 2 दिन का वक्त दिया है नोटिस के साथ, यानी गहलोत के नंबर गेम ने पार्टी और उनका आत्मविश्वास लौटा दिया है। शायद यही वजह है कि पार्टी के लिए अपने जैसे वरिष्ठ नेताओं का योगदान गिनाते हुए उन्होंने हिदायत दी कि अच्छी अंग्रेजी बोलना, अच्छी बाइट देना और हैंडसम होना ही सब कुछ नहीं है। देश के लिए आपके दिल के अंदर क्या है, आपकी विचारधारा, नीतियां और प्रतिबद्धता भी मायने रखती हैं। उधर सचिन पायलट के तेवर कुछ नरम या ढुलमुल से दिख जरूर हैं, लेकिन उन्होंने एक बात साफ की कि भारतीय जनता पार्टी में जाने की खबरें उनकी छवि धूमिल करने के लिए उड़ाई गई। लेकिन पायलट ने साफ किया है कि राहुल के अध्यक्ष पद से हटने के बाद पार्टी के अंदर चर्चा का कोई मंच नहीं है और उन्हें टारगेट कर आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। तो सवाल यही है कि आखिर क्या वाकई में कांग्रेस के अंदर वरिष्ठों और कनिष्ठों की लड़ाई चल रही है? तो क्या मध्य प्रदेश में सिंधिया भी इसी गेम का शिकार हुए थे? क्या राहुल गांधी के करीबियों को दरकिनार किया जा रहा है जिससे पार्टी में असंतोष फैल रहा है, या फिर राहुल का रास्ता बनाने के लिए ही चमकदार युवा नेताओं को जानबूझकर किनारे किया जा रहा है? क्या गहलोत के सवाल सही है कि युवा पीढ़ी बिना संघर्ष किए सब कुछ जल्दी पाना चाहती है? और अगर ऐसा है तो फिर क्या कांग्रेस से इस तरह नेताओं का पलायन होता रहेगा और पार्टी कुछ चुनिंदा हाथों से कंट्रोल होगी? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे हम आज की चर्चा में। कई खास मेहमान इस चर्चा में हिस्सेदारी करने के लिए मौजूद हैं। पायलट की परेशानी के साथ साथ हम बूझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस आखिरकार किस उलझन में फंसी है और समाधान की कोई राह दिखती है या नहीं दिखती है। पर हम इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। और हमारा आज का विचार सूत्र जो युवा पीढ़ी के संदर्भ में, आतुरता के संदर्भ में बात कही जा रही है उस पर समर्पित है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाजी करने वाला नुकसान न उठाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो। हजरत मोहम्मद अली ने यह कहा था। हजरत मोहम्मद अली के संदर्भ में बताया जाता है कि वह पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे। कई बातें उन्होंने कही और उसी के अंतर्गत एक सूत्र उनका हमें यह मिला था जो लगता है कि आज जो कुछ भी राजस्थान में घटनाक्रम हो रहा है और उसके संदर्भ में इसे तजुर्बे और युवा पीढ़ी के बीच के संघर्ष के रूप में व्यक्त किया जा रहा है, और ये जाहिर करने की कोशिश हो रही है कि आतुरता, सब कुछ जल्दी पाने की हड़बड़ाहट, इसके कारण ही ये समस्या उठ खड़ी हुई है। क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई पायलट की महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री पद पर पहुंचने की हड़बड़ाहट ने ही कांग्रेस को, राजस्थान की सरकार को इस प्रकार के संकट में डाल रखा है? समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रेम प्रकाश पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कई सालों तक मंत्री रहे हैं, बतौर विचारक छवि रखते हैं। आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, देश की पत्रकारिता जगत का बड़ा सशक्त हस्ताक्षर है। डॉक्टर अर्चना शर्मा हमारे साथ रहेंगी, मीडिया चेयरपर्सन है राजस्थान कांग्रेस कमेटी की। उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि उनका नजरिया, उनकी पार्टी का नजरिया क्या है। हमारे साथ में प्रेम जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, स्पष्ट राय रखने के लिए जाने जाते हैं। और कुछ ही देर में कैप्टन अजय यादव भी हमारे साथ जुड़ेंगे। कैप्टन अजय यादव इस मसले पर लगातार ट्वीट कर रहे हैं, पायलट की पीड़ा को समझने की बात कह रहे हैं। क्या कुछ उनकी सोच है, क्या कुछ उनका नजरिया, उसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत आलोक मेहता जी से सीधे करते हैं। आलोक जी, अशोक गहलोत जी ने आज काफी आत्मविश्वास के साथ सीधे हमला बोला अपने पूर्व साथी सचिन पायलट के ऊपर। सीधे आरोप लगाया भाजपा के हाथों खेल रहे हैं, उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, आतुरता है उनके अंदर सब कुछ जल्दी पाने की। और कहते कहते वो यहां तक भी पहुंच गए कि युवा पीढ़ी की ढंग से रगड़ाई नहीं हुई, इसलिए ये स्थिति बन रही है। क्या आप वाकई मान रहे हैं कि सचिन पायलट ने बेसब्री दिखाई, सचिन पायलट ने बेचैनी दिखाई, सचिन पायलट की अति महत्वाकांक्षा इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार है, या आप कुछ और भी देख पा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम में? देखिए हिमांशु जी, अशोक गहलोत जी का आत्मविश्वास होना स्वाभाविक है जी, क्योंकि ये मेरी आवाज पीछे आ रही, जरा उसको ठीक करे तो वो
तो वो जिस तरह का उनका आत्मविश्वास है जी वो स्वाभाविक भी है, क्योंकि वो इतने पुराने अनुभवी नेता हैं जी और आज बिल्कुल मैदान, जैसे कहते हैं मैदान में उतर जाना, वो जी। मैदान में और ज्यादा खुल के आए। वैसे तो 2-4 दिनों से थे ही वो, जी उन्होंने दिखाया है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये कोई नई बात नहीं है, जी जल्दबाजी की बात है। तो आप ग्वालियर के आप भी हैं, पुरानी पृष्ठभूमि आपकी है। जी जब माधवराव सिंधिया ज्यादा तेजी से चल रहे थे, राजेश पायलट जी जब चल रहे थे, तो नरसिंहराव जी ने मुझसे यही कहा था जी कि अरे आपके मित्र हैं, इनको जल्दी क्या है। जी तो जल्दी नहीं है, लेकिन यह है कि तब भी वो एक बड़े प्रमुखता से प्रधानमंत्री पद के दावेदार तक हो गए थे। जी अब देखिए, आप जानते हैं कि नरसिंहराव कब थे, 95 से पहले। जी। राजेश पायलट ने तो इसलिए मुझे अध्यक्ष ऐसा पद के लिए लगता चुनाव है भी लड़ा कि था। ये नई पीढ़ी, जी हाँ, इसीलिए मेरा कहना है, और वो खुद भी मैंने किताब लिखी थी, अभी उसका जिक्र करना यहाँ ज्यादा नहीं, लेकिन उसमें मेरा यही मानना था कि प्रधानमंत्री पद के सब दावेदार, राव के बाद कौन, जी उसमें खुद सिंधिया और राजेश पायलट एक बड़े उम्मीदवार थे पुरानी पीढ़ी के अलावा। जी तो मेरा ऐसा मानना है कि गहलोत जी का आत्मविश्वास असल में गड़बड़ गहलोत जी की बिल्कुल नहीं है, गड़बड़ केंद्रीय नेतृत्व की है, राहुल जी की है। जी अर्चना जी क्षमा करेंगी, मैं जब से आए थे अशोक गहलोत जी भी, तब से उनको भी जानता हूं, और राजेश पायलट जी को भी जानता था, तो सचिन को भी जानता हूं। जी तो मेरा ऐसा मानना है कि जब उनको प्रॉमिस किया गया कि भाई अभी आप मान जाइए, वहां जाके काम करिए, आपको वैसे अलग बात है कि आप यदि मुझे कहें देखिए आप जाइए, आप स्टूडियो में आप ही संभालेंगे, वहां जाके पता चला मुझे किनारे में बिठा दीजिए, कहीं आने नहीं दीजिए, जी आपका चपरासी मुझे घुसने न दे, जी तो कितना खराब मुझे लगेगा। जी। तो ये मैं वो तुलना करना ठीक नहीं है, लेकिन स्थिति ये है कि गहलोत जी ने प्रॉमिस, गहलोत जी को तो राहुल जी तब भी नहीं पूछते थे जब वो दिल्ली में घूम रहे थे, जी जब सरकार नहीं आई थी जी और सचिन पायलट वहां थे, तब दिल्ली में गहलोत जी यही दुख बताते थे कि भाई मैं कब, मेरी कोई सुनता नहीं। गुजरात के बाद उनकी स्थिति जब ठीक हुई जी और जब चुनाव जीत के आ गए, और ये भी सही है कि उनके लोगों को टिकट ज्यादा दिया, जी उस समय सचिन पायलट के लोगों के टिकट काट दिए। जी आज का जो घटना चक्र है ये 2018 में ही लिखा जा चुका था। जी ये है कि यदि जो वायदा किया गया था कि 1-1.5 साल बाद आपको बना देंगे, अशोक गहलोत जी को, जैसे अर्जुन सिंह जी को, आपको याद होगा हिमांशु जी, आप बड़े पुराने पत्रकार में हैं, जी अर्जुन सिंह जी को भी मुख्यमंत्री बनाया गया, कभी राज्यपाल बना दिया, जी उनका कोई बहुमत था या नहीं था वो सब जानते हैं। जी। तो ऐसी स्थिति में कई बार बहुमत के आधार पर भी होता है, कई बार केंद्रीय नेतृत्व तो तय करता है। जी तो केंद्रीय नेतृत्व तय नहीं किया। वोरा जी को, आप छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, जी मोतीलाल वोरा जी को 4-6 दिन बाद ही भेज दिया गया था कि आप मुख्यमंत्री होंगे। जी 1985। क्या उसमें बहुमत साबित होता है? जी। ये केंद्रीय नेतृत्व की कमजोरी, हाँ, केंद्रीय नेतृत्व की कमजोरी है कि उसकी वजह से उन्होंने दोनों को लड़वाने के लिए काम किया। जी गहलोत उनकी नहीं, उन्होंने पायलट से कहा तू जाके लड़, गहलोत का काम मत करने दे। जी। गहलोत को कहा कि तू इसका काम मत करने दे। जी। तो गहलोत तो पुराने मुख्यमंत्री 3 बार रह चुके, वो 2 बार, तो उनको लगा कि अब तो मैं ही संभालूंगा, ये बच्चा कहां से आ गया। जी वो तो राजेश पायलट के प्रतिद्वंदी थे एक समय में। जी। मैंने राजेश पायलट से थोड़ा उनको कॉम्प्लेक्स था राजस्थान की वजह से। जी इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व के गड़बड़ियों से ये हुआ है, और उसमें सचिन पायलट भी, उनके नाम पायलट है, जी। मुझे नहीं मालूम कि वो हवाई जहाज चलाते कि नहीं चलाते हैं, जी। लेकिन हवाई जहाज चलाने वाला बड़ा धीमे से ऊपर जाता है, बड़ा देखता है, जी। तो तैयारी करके वो गया होगा, ऐसा नहीं है कि हवाई जहाज ऐसे ही बैठ जाएगा। जी। पर मैं मेहता साहब आपसे 2-3 सवाल पूछता हूं। आपने काफी इतिहास की बातें भी की, आपने अर्जुन सिंह का हवाला दिया। अर्जुन सिंह के साथ घटना घटित करते हुए हम लोगों ने देखी थी 1985 में, उनके नेतृत्व में प्रचंड बहुमत आया था कांग्रेस का विधानसभा के अंतर्गत, 60 से कम सीटों पर सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी। अर्जुन सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, दिल्ली गए थे मंत्रिमंडल तय करने, इस्तीफा देकर लौटे थे, राज्यपाल बना दिए गए थे पंजाब के। इस फैसले के साथ उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया था, उस निर्णय को स्वीकार किया था, वहां पर काम करके दिखाया, और एक बार फिर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनकर भी दिखाया। सचिन पायलट तो कभी मुख्यमंत्री बने भी नहीं। इतिहास गवाह है राजस्थान की कांग्रेस का, सबसे लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर इतिहास रचाया सचिन पायलट ने। पार्टी ने इतना बड़ा मौका दिया, वह 6 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहे, साथ में उप मुख्यमंत्री भी बने, दोनों पद पर बने रहे। क्या केवल और केवल मुख्यमंत्री पद ही उनके सम्मान का, उनकी काबिलियत का, उनकी मेहनत का प्रतिफल हो सकती है? इससे कम पे कुछ भी स्वीकार नहीं। क्या आप नहीं मानते हैं कि ओवर एम्बिशियस होना, अति महत्वाकांक्षी होना,
ये पायलट या ज्योतिरादित्य सिंधिया की परेशानी का मूल कारण है? हिमांशु जी, मैं फिर कहूंगा जी। यदि आपने कहा कि आपको यहाँ पर आपको ब्यूरो चीफ बनाया जा रहा है जी। आप यदि मुझे ब्यूरो चीफ का लेटर देके वहां रिपोर्टर थोड़ी रख देंगे। जी। यदि मेरा भी कोई अनुभव है या मैंने वहां जाके काम किया है, आपके अखबार में अच्छा काम करके दिखाया है, जी। तो मैं साधारण रूप से उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। बिल्कुल, मैं आपकी इसलिए बात समझने के सचिन लिए तैयार हूं। पायलट का अच्छा, जहां तक अर्जुन सिंह जी की बात है, आप ये बताइए, अर्चना जी शायद कल परसों भी किसी बहस में थी, जी। ये बता दें कि मनमोहन सिंह जी के साथ किसका बहुमत था? जी। यदि तब भी जनमत किया जाता तो हो सकता 10 नहीं। अच्छा, वो तो विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़े कभी, लोकसभा का एक लड़े थे, हार गए बुरी तरह। जी। तो आप उनको प्रधानमंत्री बना सकते हैं 2-2 बार। और एक आदमी जो काम करके आया है, जिसको आप कहते हैं कि राहुल गांधी अपनी नई टीम को आगे बढ़ाएगा। देखिए, जैसा मैंने कहा, दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह, सेठी जी, में इसलिए इतिहास में जाएंगे तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। यूपी में, मध्य प्रदेश में, बिहार में केंद्रीय नेतृत्व दोनों के बीच में तालमेल करके तैयार करता था। जी। विद्याचरण शुक्ला जी से ताकतवर कोई था इंदिरा गांधी काल में? जी। अर्जुन सिंह उनकी इच्छा के विरुद्ध बने। जी। दिग्विजय सिंह भी उसी तरह से जब उभर के आए तब वही उसी आसपास उम्र थी। जी। ये ठीक है, यदि ये 5 साल के बजाय 10 साल काम करें, आज भी वो करना चाहिए। मैं और आप, हम भी यही मानते हैं, संगठन का काम करें। लेकिन जब पार्टी उनका एक, देखिए, पार्टी यदि आपको एक तबादला न कराने दे कि अब मेरे इलाके में किसको भेजना है, जी। सरकार मतलब जी। सरकार में उनकी चले नहीं। हिमांशु जी जाए, वो कहें कि उदयपुर में फलाने कलेक्टर से कही, वो कहेगा मेरी सुनेगा नहीं भैया, मेरा कहने से तो वो मानेगा नहीं, उल्टा गहलोत जी उसका भी हटा देंगे तबादला। जी। तो ऐसी स्थिति में कोई उप मुख्यमंत्री, महत्वाकांक्षा छोड़ दीजिए, जी। उसके खिलाफ समन। हिमांशु जी, आप इतना रिसर्च करते हैं, आपकी भाषा इतनी अच्छी है, जी। या कोई भी बता सके। आज अशोक गहलोत जी ने कहा कि नहीं, नोटिस मुझे भी आया, जी। लेकिन मेरे अपने पूरे रिकॉर्ड के हिसाब से किसी भी मुख्यमंत्री या डिप्टी चीफ मिनिस्टर को एक थानेदार ने ये नोटिस नहीं दिया कि तू बता देशद्रोही में तुम क्या गवाही देते हो कि नहीं देते हो। जी। कितने ही प्रधानमंत्री, चाहे वो पाकिस्तानी लोग एजेंट भी साबित हो गए हों, उसके लिए किसी मुख्यमंत्री को बुला करके नहीं कहा गया। कई मुस्लिम राजस्थान में चीफ मिनिस्टर भी हुए हैं, मुस्लिम जो है अब्दुल गफूर बिहार में भी हुए हैं, लेकिन उनपे तो ये नहीं कह दिया कि तुम ISI के, तुम्हारे कोई कनेक्शन है क्या, तुम आओ जाओ गवाही दे दो। जी। आप इतना ज्यादा अपमान करेंगे। मैं कह रहा हूँ सचिन पायलट को कुछ न मिले, लेकिन एक देश में एक इमेज बना करके, और गहलोत जी का भी सम्मान नहीं किया गया। जी। सचिन पायलट को झूठे झूठे वायदे करके गहलोत जी को भी डाउन किया गया, यही षड्यंत्र है। वरना गहलोत जी को आप, जो मैं कह रहा हूं, कमलापति जी की जगह या अर्जुन सिंह को उपाध्यक्ष बनाया था, उनका पूरा मान करते, कहते कि आप केंद्र में संगठन आप चलाइए। राहुल जी पेक डोर में अभी भी बैठे जी, राहुल गांधी चला वही रहे हैं जी, कहते मैं पीछे बैठा हूं, तो आप बैक से चला रहे हैं। आप यदि कहते कि भाई आप गहलोत जी आप संभालिए, मुझसे तो होता नहीं है, सोनिया जी अध्यक्ष है, आप उपाध्यक्ष हो जाइए, कमलापति जी अध्यक्ष थे, आप भी कार्यकारी अध्यक्ष हो जाइए। क्योंकि संगठन में जो अशोक गहलोत की क्षमता है वो कमलनाथ में भी नहीं है, दिग्विजय सिंह में भी नहीं है जी, जमीनी जी, कोई आरोप नहीं है उन पर जी। मैं गहलोत जी की तारीफ कर रहा हूं इस मामले में जी, और इसी लड़ाई कठिन हो गई है। लेकिन चूंकि उन्होंने कई चीजों में ओबलाइज किया है, जिसके किस्से लोगों को मालूम है कि कब कब किसको जमीन दे दिया, जिसकी वजह से केंद्रीय नेतृत्व को मजबूरी में उनको बनाए रखना भी उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है बनाए रखना, ये कहना है आलोक मेहता साहब का। लेकिन प्रेम प्रकाश पांडे जी हमारे साथ में हैं। प्रेम प्रकाश जी के बड़े करीबी मित्र हैं ब्रजमोहन अग्रवाल, छत्तीसगढ़ की राजनीति के बड़े चर्चित चेहरे हैं। उन्होंने आज एक बयान दिया कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसा कुछ होगा। दिग्विजय सिंह अब से कुछ मिनट पहले ही छत्तीसगढ़ में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इतना क्या इकट्ठा कर लिया कि सबको ही खरीद डालेगी। प्रेम प्रकाश जी, जानने का विषय ये है, ये सिद्धांतों की लड़ाई है, ये सम्मान की लड़ाई है, ये मूल्यों की लड़ाई है, या कुल मिलाकर जो कुछ भी लड़ाई है सब आपकी कराई है? नहीं, जैसा अभी आलोक जी बता रहे थे, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से सारे जगह का चित्रण कर दिया है जी। और ये बात सही है, मुझको याद है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जी गहलोत जी जब संगठन के उनके महामंत्री थे जी, और उन्हीं के नेतृत्व में बना होगा चुनाव घोषणा पत्र, उसी में 124 समाप्त करने की बात कही गई थी। और उसी 124 को आज आधार बना करके अगर सचिन पायलट और सबको अपमानित करने की जो कोशिश है,
तो ये प्रक्रिया है और ये उनके दल के अंदर का है। कोई हमारे तरफ से और हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं जी, जो हो रहा है उसको देख रहे हैं जी, और जो परिस्थिति बनेगी जी, हैं तो उसमें जो राजनीतिक प्रक्रियाएं होती है उन राजनीतिक प्रक्रियाओं का लाभ हर राजनीतिक दल उठाता है, जी, लेकिन ये तो अभी उनके अंदर ही चल रहा है। जी, और जो चाहे सिंधिया जी के साथ हुआ था वो भी अपमानित वाला मामले पे गए थे, जी, ये भी उसी लाइन पे जा रहे हैं। और मुझको लगता है जो बृजमोहन जी भी कह रहे हैं तो उसके पीछे कारण ये कि पिछले दिनों हम लोगों ने देखा सिंहदेव जी एक बयान दिए, बयान देने के तत्काल बाद ही मंत्रिमंडल के 2 प्रवक्ता तय कर दिए गए, मतलब आप बोलोगे भी नहीं जी। तो परिस्थितियां की बात हो सकती है, कोई करने और नहीं करने का नहीं है। तो ये एक ऐसा संयोग कह ले कि सारे जगह जो मुख्यमंत्री हैं वो ऐसा कर रहे हैं तो इसलिए शायद उन्होंने कहा होगा। लेकिन मैं आपसे एक दूसरे विषय पे ले जाता हूं प्रेम प्रकाश जी इस बातचीत को। बात आ गई है तजुर्बे और युवा पीढ़ी के संदर्भ में। कांग्रेस में कोशिश हुई युवा पीढ़ी के संदर्भ में ये शिकायत है अनुभवी नेताओं को कि युवा पीढ़ी में धैर्य नहीं है, बहुत जल्दी बहुत कुछ पा लेना चाहती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी में देखा कैसे अनुभवियों को रिटायर कर दिया गया, नई पीढ़ी को मौका दिया गया। क्या आपको लगता है कि सही समय पर सही फैसला लेने में कांग्रेस चूक रही है, इसलिए ये समस्या सामने आ रही है? क्योंकि कांग्रेस में तो विकल्प यह है कि राहुल गांधी युवा चेहरे थे, वो अगर हटे हैं तो फिर से एक 70 वर्षीय उम्र की सोनिया गांधी को कमान संभालनी पड़ी है। जबकि भारतीय जनता पार्टी में उल्टा होता जा रहा है, 75 साल के बाद तो बर्दाश्त ही नहीं है आप, ये स्थिति बन रही है। क्या आपको लगता है सही समय पर सही फैसला लेने में कांग्रेस चूक गई, इसलिए पायलट जैसे लोग परेशान हो रहे हैं? देखिए, एक बार जब जनता पार्टी बनी थी 1977 में जी, तब स्वर्गीय नानाजी देशमुख ने ये स्वयं एक कहा था कि 60 साल के बाद जो है किसी को भी चुनावी राजनीति में नहीं आना चाहिए, और उन्होंने उसका पालन किया। अब भारतीय जनता पार्टी ने ये एक रखा कि 75 साल तक, तो ये एक उन्होंने अपना लाइन अभी रखा है जो नेतृत्व है, ताकि सबको सही सही समय पे एक एक स्पेस भी मिलता रहे। तो ये एक आधार है, लेकिन किसी को रिटायर कर देना और ये नहीं करना, और युवा है तो युवा भी रहेगा, और युवा वर्सेस बुजुर्ग वाली बातें तो कहने के लिए हो रही है। मुझको लगता है कि जो परिस्थितियां बन रही है जी, और आलोक जी ने उसका अच्छे से उदाहरण दिया कि भाई आपको कोई स्पेस ही नहीं मिलेगा, आपको ये इस तरीके से परिस्थिति बना दी जा रही है कि आप जो है बाहर हो जाए। और ये कांग्रेस का पुराना इतिहास भी रहा है। एक समय अर्जुन सिंह जी भी बाहर हुए, माधवराव जी भी बाहर हुए थे स्वर्गीय, और ऐसे मैं पुराने मध्य प्रदेश के सारे कांग्रेस के नेताओं का बता सकता हूँ। दिग्विजय सिंह जी को अभी छोड़ करके अजीत जोगी भी बाहर गए, विद्याचरण जी बाहर गए। ऐसी परिस्थितियां बनाती गई कि होते गए। अब ऐसा इतिहास तो आपके संदर्भ में भी है। वीरेंद्र कुमार सकलेचा बाहर गए, प्रहलाद पटेल बाहर गए, उमा भारती बाहर गई। तो इस तरीके से इतिहास पलटेंगे तो सबके हिस्से में आएगा। लेकिन महत्वपूर्ण जो बात है वो युवा पीढ़ी और अनुभवी के संदर्भ में जो गहलोत साहब ने कहा, दिग्विजय सिंह ने कहा, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं प्रेम कुमार जी के पास में आता हूं। प्रेम कुमार जी, आपसे समझना ये चाहता हूं कि आपको नहीं लगता है कि पायलट अशोक गहलोत को समझने में चूक गए? वो भी इस भ्रम में आ गए कि अशोक गहलोत एक सीधे साधे शरीफ आदमी है, वो उन्हें चुनौती देंगे और निपटा देंगे। वो भूल गए कि अशोक गहलोत के इतिहास में 3 दशक के अंदर कई नेताओं को निपटा देने का इतिहास छुपा हुआ है। वह हरिदेव जोशी के संदर्भ में, मीणा जी के संदर्भ में, शिवचरण माथुर के संदर्भ में है, नटवर सिंह के संदर्भ में है। एक लंबा इतिहास है कि सबको इतिहास के पन्नों में दफन जिसने कर दिया उसका नाम अशोक गहलोत है। और सचिन पायलट ने सोचा कि अशोक गहलोत को आसानी से निपटा देंगे, चूक गए। क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं और अशोक गहलोत का आत्मविश्वास बता रहा है। जिन पायलट ने कहा था कि 30 विधायक मेरे साथ हैं, आज हर आंकड़े में खुद ही 19 विधायकों के साथ लेकर बैठे हैं। वो भी कब घट जाए पता नहीं। आपको लगता है कि पायलट आकलन करने में चूक गए और भाजपा भी खेल समझ नहीं पाई इस बार राजस्थान में? देखिए हिमांशु जी, ये बात तो साफ है कि सचिन पायलट जी बहुत सुलझे हुए, सीधे भी हैं, विनम्र भी हैं, और उस हिसाब से तो राजनीतिक तौर पर उनको स्टैंड लेना चाहिए
जी। अब मान लीजिए कि 30 विधायक उनके साथ हो भी जाते थोड़ी देर के लिए, तो जी। इस 30 विधायक से वो क्या कर लेते? अधिक से अधिक अपनी ही सरकार गिरा लेते। जी। अगर मैं उस पहलू को नहीं टच करूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई वो सहयोग ले रहे थे या भारतीय जनता पार्टी इस अपॉर्चुनिटी का कोई फायदा उठाने को तैयार खड़ी थी, तो वो इस 30 विधायक से हासिल भी क्या कर लेते? जी। और प्रश्न ये है कि ये सारी मुहिम जो उन्होंने शुरू की, किस बात को लेकर शुरू की? क्या वो बात जो उनको नोटिस सर्व की उसकी प्रतिक्रिया में हुई? तो मैं इस बात को नहीं मानता। यह तो बाद का चरण है, ये प्रक्रिया पहले से चल रही थी। ये सचिन पायलट जी को जो भरोसा दिया गया था नेतृत्व का, बात सही है। कोई भी परिस्थिति पैदा हुई तो नेतृत्व इसके लिए जिम्मेदार होगा ही और अंतिम रूप से वही जिम्मेदार होगा। उनको ये भरोसा दिया गया था कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो लोकसभा चुनाव के बाद, लेकिन लोकसभा चुनाव परिणाम जो आए उसके बाद खुद राहुल गांधी को अपना पद छोड़ना पड़ा। उसके बाद नेतृत्व विहीन रही कांग्रेस पार्टी और आज भी सोनिया गांधी जी संभाल रही हैं, लेकिन एक वैकल्पिक नेतृत्व की तलाश है। तो ऐसे में उनको दिया गया वचन जो है उस पर अमल करने में टाइम लगता चला गया। और ये जो समय था, इस समय, लेकिन मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि वो 30 एमएलए लेकर के भी अगर इस तरह की राजनीति करते कि नहीं मुझे काम करने नहीं मिल रहा है, मैं जनता से वादा करके आया था, जनता संकट में है कि उनको महंगाई से निजात दिलानी है, कि उनको कोविड-19 में हम मदद नहीं कर पा रहे हैं या कि किसानों की हम समस्या को सोल्व नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से कि गहलोत जी बाधा बन रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात होती, जन सरोकार की राजनीति को लेकर के अगर वो सामने आते कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं और अगर हमें नहीं करने दिया जाएगा तो हम दूसरी पार्टी भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारा कमिटमेंट जनता के प्रति है। अगर इस भावना के साथ वो आते तो आज उनका इमेज कहीं कुछ और होता। लेकिन जो पूरी बात सामने आई है वो ये कि हमें मुख्यमंत्री बना दीजिए, प्रॉब्लम सोल्व। अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो हम रूठे रहेंगे। तो इससे कम से कम जन सरोकार वाली राजनीति से वो जुड़े हुए नजर नहीं आते। इसके बावजूद कि एक लंबा फैक्ट है पिछले 6 साल में उनका मेहनत करने का, पार्टी को बढ़ाने का और सरकार में लाने का, ये एक स्थिति है। तो ये स्थिति यूं ही नहीं है। मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन, सहयोग, उनका मेहमान नवाजी, उनकी सक्रियता, उनकी थैली सब कुछ खुली हुई थी कि एक कांग्रेस के सरकार को डीस्टेबल किया जाए, इसमें वो इस्तेमाल हो रहे थे। अगर ये बात क्लियर कट नेतृत्व करना चाहिए, लेकिन अगर नेतृत्व को ये लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर नेतृत्व को लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तब तो फिर निश्चित रूप से सचिन पायलट से बात होनी चाहिए, बिल्कुल उनको बुलाया जाना चाहिए। इतना बड़ा एसेट तो आप छोड़ ही नहीं सकते। ये मैं बात साफ करना चाहता हूं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, सचिन पायलट ने जब से ये तेवर अख्तियार किया है वह खुद सामने आकर कहने से बच रहे हैं। आज तय हुआ था कि वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कल के लिए टाल दी है। क्या आपको लगता है कि पायलट आगे तो बढ़े थे पर अब दिशा नहीं देख पा रहे हैं और भ्रमित हो गए हैं? क्या ऐसा आप आकलन कर पा रहे हैं कि पायलट को नंबर नहीं मिल रहा, पायलट को नतीजा नहीं दिख रहा, पायलट को समाधान नहीं दिख रहा और इसलिए अब वह किंकर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति में पहुंच रहे हैं? मेरा ख्याल है नंबर वो 30 चाहते थे तो 19 है, 20 है, 22 मान लीजिए लेकिन इस नंबर से वो जो अचीव करना चाहते थे वो अचीव बगैर बीजेपी के अचीवमेंट नहीं हो सकता। तो बीजेपी के साथ मिलकर के अगर वो कुछ करना चाहते थे तब तो बीजेपी पीछे हट गई है, क्योंकि इनके पास नंबर नहीं है और नंबर नहीं है तो अकेले पड़ गए हैं, अकेले भी पड़ गए हैं, योजना भी धरी रह गई है और फिर अब आलाकमान से बातचीत करने की स्थिति में भी नहीं रह गए। ये मैं साफ तौर पर समझता हूं, क्योंकि वो 30 विधायक उनके साथ क्यों ना होते, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार को अल्पमत में ला सकते थे। नई सरकार तभी बनेगी जब बीजेपी का सहयोग होगा। ये राजनीति भी अगर हमें नहीं लगता कि किसी को समझ में नहीं आएगी, ये राजनीति तो आम आदमी को भी समझ में आती है और सचिन पायलट ने निश्चित रूप से बीजेपी के सहयोग से ही वैकल्पिक रास्ता देखा होगा। इसके बगैर तो कोई वैकल्पिक रास्ता बनता ही नहीं है, बचता ही नहीं है।
नंबर के गेम में कहीं ना कहीं पायलट पिट रहे हैं। मैं एक बार फिर आलोक मेहता साहब के पास में आता हूं। मेहता साहब, आपसे समझना ये चाहता हूं, मध्य प्रदेश में घटनाक्रम था, मध्य प्रदेश में बात थी सड़क पर आने की, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की, कमलनाथ, दिग्विजय और उनकी सरकार को सड़क पर ला दिया। यहां पर चुनौती दी सचिन पायलट ने। हालात दिख रहे हैं कि पायलट सड़क पर आ गए। इत्तेफाक रखते हैं आप? क्या आपको नहीं लगता है कि गहलोत के कौशल ने नंबर गेम के खेल में पायलट को पसीट दिया है, इसीलिए आज अशोक गहलोत इतना बढ़कर बोल रहे हैं? हिमांशु जी, देखिए मैं अभी फिर कहूंगा, धीमे चलने वाला कछुए को आप ये मत मानिए कि वो खरगोश से भी हार जाता है। जी अपने बचपन में कहानी आपने भी पढ़ी होगी। जी। देखिए, ये संवैधानिक और कानूनी, प्रेम कुमार जी बड़े वरिष्ठ हैं, मैं उनको ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। जी देखिए, इसमें उनको पहले से मालूम था कि इतने हमारे पास नंबर कम है। जी लेकिन होगा, मतलब मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, इसलिए मैं कोई अधिकृत रूप से नहीं कह सकता हूँ, जी। लेकिन समझने के लिए बता रहा हूँ आपको। जी आप ये देखिए कि ये आज स्पीकर ने नोटिस दिया, ऐसा कभी आपने सुना था? जी पार्टी विधायक दल में न आने पर जी आप नोटिस तो तब दिया था विधानसभा में बहुमत के समय में, या कोई व्हिप जारी हुई हो उस तरह की जो विधानसभा के लिए जारी होती है। जी। कभी भी पार्टी विधायक दल की बैठक के लिए व्हिप सामान्यतः, ये अलग बात है, अनुशासन की कार्रवाई तो अभी आप कह दीजिए कि डिसमिस कर दिया, किसी को हटा दीजिए फलाने पार्टी से, वो तो अधिकार अध्यक्ष को रहता है परमानेंट। जी उसी तरह से अभी एक संवैधानिक समस्या है, लीगली ये लड़ाई जाएगी कोर्ट में। आप इसको, इसीलिए आज आप फैसला मत करिए कि सड़क पर आ गए। देखिए, नरसिंह राव जी ने बैग उठा लिया था कि मैं बाहर जाने वाली दुनिया को दिखाने के लिए। चंद्रा स्वामी कह रहा था अभी तो प्रधानमंत्री बनना है। किसको मालूम था कि राजीव गांधी का क्या होने वाला है? चंद्रा स्वामी हो सकता है ज्यादा भविष्यवक्ता हो, उसके षड्यंत्र की बात नहीं करूंगा, लेकिन देखा जाए तो सही बात यह है कि ये कहना सड़क पर वीपी सिंह का क्या हुआ था। देखिए, वीपी सिंह बने, वीपी सिंह को भी बीजेपी ने समर्थन दिया था, आप भूल रहे हैं। उनसे बड़ा सेकुलर, वो तो अपने आप को महान मसीहा गांधी जी की तरह उन्होंने अपने को सिर बुढ़ा लिया था जिस समय लड़े, आप फोटो निकाल लीजिएगा। ये कहना कि बीजेपी में चले जाएं, बीजेपी का समर्थन क्यों ले लें, सेकुलर इमेज का क्या होगा? जब जिसको जरूरत होती है तब वो बीजेपी का समर्थन ले, समाजवादी का ले, कम्युनिस्टों का ले ले, मार्क्सवादियों का ले ले। इसलिए अभी ये देखिए कि आने वाले दिनों में ये लड़ाई, स्पीकर चूंकि सीपी जोशी जी हैं जो खुद मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे जी, पिछली बार एक वोट कम होता, बढ़ मिल जाता तो वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे जी। वो विधायक नहीं बन पाए, इसलिए मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाए। आकांक्षी हैं, नहीं बन पा, वो एक वोट से उनकी पत्नी ने नहीं दिया या उन्होंने नहीं दिया, कुछ पत्नी ने नहीं दिया। नहीं, वो कुल मिला के विधानसभा चुनाव में एक मत से चुनाव हार गए थे अपनी सीट 2009 में। इसीलिए, हाँ, इसीलिए बाद में केंद्र, जी हाँ जी। तो मेरा ये कहना है कि आज की स्थिति में ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार गिरेगी, सरकार का पास बहुमत है जी, सरकार के पास आज बहुमत है, लेकिन विधानसभा के पटल पर यदि जो लोग घर में बैठे हुए उनमें से कुछ लोग बिदक जाएं, उस समय वोट, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि 20 लोग वहां वोट डालने के अधिकार रहे, दल बदल में इनकी सदस्यता खत्म हो जाए जी। गहलोत जी की रणनीति और कांग्रेस की रणनीति ये है, ये रणनीति है। इस पर मैं प्रेम प्रकाश जी के पास आऊंगा, लेकिन मैं आपसे आलोक जी एक और गंभीर विषय पर बात करना चाहता हूं। आज अशोक गहलोत देश के लिए भी बड़ी चिंता व्यक्त की है, देश में लोकतंत्र को लेकर भी बहुत चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा यह हॉर्स ट्रेडिंग देश को कहां ले जाएगी, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश हो रही है, साजिश करने वाले दिल्ली में बैठे हैं, हमारे कुछ लोग सरकार के खिलाफ हो रही साजिश में शामिल हैं। कुल मिलाकर उनका आशय यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कर्ता धर्ता जितने भी हैं वो सब हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे का प्रलोभन दे रहे हैं, और ऐसा करना नैतिक दृष्टि से सही नहीं, लोकतंत्र की दृष्टि से सही नहीं, देश की दृष्टि से सही नहीं। आप बड़े बुद्धिमान पत्रकार हैं, 5 दशक की पत्रकारिता का अनुभव है। 19 सितंबर 2019 अशोक गहलोत ने 6 बहुजन समाज पार्टी के कुल 6 सदस्य जीते थे राजस्थान में, 6 लोगों को कांग्रेस प्रवेश कराया। उनका आंकड़ा था 99 का, उस दाखिले के साथ में 105 तक पहुंच गए। वह अशोक गहलोत आज लोकतंत्र के संदर्भ में चिंतित हैं, हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, नैतिक मूल्यताओं के संदर्भ में बात कर रहे हैं। आलोक मेहता जी इस पूरी वेदना को, उनकी इस पूरी पीड़ा को, उनकी इस पूरी तकलीफ को किस दृष्टि से देखते हैं? वह अशोक गहलोत जो 2009 में भी ऐसे ही किए थे बहुजन समाज पार्टी के लोगों को अपनी सरकार को स्पष्ट बहुमत दिलाने के लिए, और 2019 में भी किए ठीक वही काम। उसमें कुछ नैतिकता थी
और भाजपा की कोशिशें अनैतिक हैं? क्या कहेंगे आलोक मेहता जी? देखिए, खरीद फरोख्त को तो मैं कोई नैतिकता नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि देखिए उन्होंने क्या किया, पैसे दिए नहीं दिए, ये हमारे आपके पास प्रमाण होते तो हम लोग तो स्टिंग स्टिंग क्या आप ऐसे ही चला देते कि भाई ऐसा हुआ। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा में पैसा दिया, ये मामला तो सबको मालूम था ना जी। वो मामले में जेल वेल भी हुई, बहुत सारे किस्से आपको मालूम है जी। मनमोहन सिंह जी की सरकार, उनसे बड़ा ईमानदार तो दुनिया में वो अपने को यही बताते हैं, विश्व के सबसे ईमानदार नेता वही थे जी। लेकिन जब उनको बहुमत साबित करना था न्यूक्लियर उसके समय में जी। तब वो सब वीडियो कई जगह तो रुकवाए गए टीवी में भी जी। और कहा गया पैसा देकर के लोगों को, उसमें बीजेपी के लोग खरीदने की कोशिश हुई थी, है ना। आप उसमें अमर सिंह जी भी बेचारे जेल चले गए थे, बल्कि सरकार बचाने के चक्कर में जी। तो ये पैसे के खेल में हम और आप नहीं पड़ते। हाँ, उनके पीड़ा उनकी सही है जो, लेकिन उससे अच्छा हिमांशु जी आपको बधाई देना है पहला जी। आज अशोक गहलोत जी ने अंग्रेजी मीडिया को थोड़ा आदमी पूरा सुनेंगे तो उन्होंने कहा अंग्रेजी मीडिया वाले और राष्ट्रीय मीडिया मतलब जो भी दिल्ली में है जी। वो गड़बड़ ज्यादा है, वो बिकाऊ है, वो गड़बड़ कर देता है जी। जबकि मेरा मानना है कि उनको ऐसी टिप्पणी करना, जितने वो भले आदमी हैं उनको नहीं करना चाहिए था जी। ये ठीक है कि हिमांशु जी हमसे अच्छा काम करते हैं, लेकिन अब ये आप यही कहें कि आप जो है काम किए वो बहुत ही खराब है और हिमांशु जी अच्छा कर रहे तो हम कहेंगे, वो अच्छा कर रहे तो हम भी कहेंगे। तो थोड़ा सा उन्होंने अभी भावुक इसलिए है कि संकट में तो है, उनको भी मालूम है कि कई दाव पेच है, पैसे की राजनीति दोनों पार्टियों में है। उनकी पार्टी में वो ईमानदारी से पैसा इकट्ठा करके हाईकमांड को देते हैं, दूसरी पार्टी वाले उसको खर्च कर देते हैं जी। अब किस पे खर्च करते हैं, वो विधायक पे करे या उसको कोई आगे का काम दे दे, उसके रिश्तेदार को काम दे दे। देखिए, प्रमाणित तो अभी तक नहीं हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा और न्यूक्लियर वाले में सबको प्रमाणित हो गया था पब्लिकली वीडियो पर जी। यहाँ अशोक गहलोत जी सबूत अभी कह रहे थे 1-2 दिन में दे देंगे, ऑडियो टेप है, 2 आदमी बात कर रहे हैं। सचिन पायलट का तो आज तक इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि पार्टी मैं आपसे प्रमाण की बात नहीं कर रहा, आपका अनुभव है, आपको पता है कि लोग रातों रात ऐसी पार्टी नहीं बदलते थे। आपने लगातार लोगों को इधर से उधर जाते हुए देखा है। 6 बहुजन समाज पार्टी के जीते हुए विधायक अपनी पार्टी, अपनी निष्ठा को छोड़कर कांग्रेस और अशोक गहलोत का दामन थाम लेते हैं। क्या इसको आपका पत्रकारिता मन और आपका 5 दशक का तजुर्बा एक सहज घटना के तौर पर देखता है, या इसमें कहीं कोई संदेह की गुंजाइश और कुछ वैसी ही संभावना देख पाता है जैसा अभी राजस्थान में घटनाक्रम चल रहा है? सीधा सवाल है आपसे, उम्मीद भी सीधे उत्तर की है आपसे। देखिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहां जब भी तरह के दल बदल होते हैं, प्रलोभन दिया जाता है, पैसे की राशि हो सकता है हम लोग कहें 50 करोड़, 100 करोड़, 50-25 करोड़, वो संख्या क्या होती है, कितना दिया जाता है, ये अभी भी विधान। देखिए, हम और आप आचार संहिता वाले हैं, हम यदि कहेंगे तो इसी आधार पर बीएसपी वाले आपको जेल भिजवा देंगे स्पीकर से कह करके कि आपने पैसा लेके किया। हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हाँ, पब्लिक परसेप्शन इसको कहते हैं कि क्योंकि यूपी की राजनीति में साफ साफ दिखता था, वो सब जगह घोटाले पकड़े गए। कल यदि छत्तीसगढ़ में, अब तो नहीं रहे अजीत जोगी जी, लेकिन मतलब उस समय के कोई घोटाले आए तो उनको नहीं बन पाए ना वो। तो मेरा मानना है कि जो दिया गया लिया गया वो तो स्वाभाविक है, लेकिन मैं आपको एक लाइन और कहूंगा जी। सीताराम केसरी के पास भी और कई और लोग, मेरे पास मैं तो कई चश्मदीद गवा रहा हूं, जब जो नेता इस समय सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं, इस समय भाजपा के खिलाफ, वो पटना में इतने चुनाव के लिए कौन उनके लिए अटैची लेके आया था, बाकायदा मुझे बता करके ऑफिस में अवार्ड टाइम्स के दफ्तर में जी, तब उनको पहुंचाने गया था जी। वो इस समय सबसे बड़े गांधीवादी राजघाट के सामने बैठ के खेल कर रहे हैं जी। तो ये सब तो मैं जानता हूं कि पैसा जब चाहिए चुनाव में चाहिए, चुनाव के बाद चाहिए, उसको खर्च करते हैं कई लोग, उसमें सब पार्टियां करती हैं, और उसमें मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है और आपके पास भी नहीं है कितना पैसा, क्या जरूरी नहीं कि कितना लिया इसका तो नहीं है, पर हाँ ये परसेप्शन है, ये बात आलोक मेहता जी मानते हैं। मैं एक बार फिर प्रेम प्रकाश पांडे जी के पास आता हूं, और प्रेम प्रकाश जी, अब सवाल मेरा भाजपा नेता के तौर पर नहीं बल्कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर है। पांडे जी, आपको तो संसदीय मर्यादाओं का बड़ा ज्ञान है और कानून का भी ज्ञान है, इस पर तो रोशनी डाल दी है कि जो ये कुछ चल रहा है इस समय राजस्थान में, कि विधानसभा अध्यक्ष ने व्हिप उल्लंघन का नोटिस दिया है, पार्टी के विधायक दल की बैठक के आधार पर, इसकी कानूनी वैधता, इस कोशिश, इस सब को किस नजरिए से देखते हैं प्रेम प्रकाश पांडे जी? देखिए,
सामान्य तौर पर जो व्हिप होता है वो विधानसभा के अंदर चलने वाले जब सत्र चलता है तब उसमें किसी विधेयक या कोई भी संकल्प ऐसा आता है उसके पक्ष अथवा विपक्ष में वोट के लिए कोई भी विधायक दल और उसका नेता जो है व्हिप जारी करता है। ये परंपरा हमारे तमाम जितने भी अभी तक पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस हुए हैं, चाहे वो लंदन में बहुत बार इस पर बहस भी हुआ है कि ये व्हिप पर कितना दूर तक जाया जाए ना जाया जाए। अब व्हिप कानून के हिसाब से तो ये है कि व्हिप का उल्लंघन, अब उसकी जो भावना है, मुझको लगता है जब इसकी भावना पर आदमी जाएगा, स्पिरिट ऑफ द लॉ पर जब विचार होगा तो ये यही है कि पार्टी की जो विधायिका के अंदर कार्रवाई है उसके अंतर्गत इस व्हिप के उल्लंघन पर आपका एंटी डिफेक्शन होना चाहिए। जी, अधिकार की जहां तक बात है तो अब तो अध्यक्ष के अधिकारों की बहुत सारी कोई कोडिफाइड नहीं है जी, लेकिन सामान्य तौर पे जो व्हिप है उस व्हिप का चाहे आपके वोट के लिए ही उपयोग होता है जी, लेकिन व्हिप उपस्थिति के लिए भी जारी किया जाता है जी, लेकिन किसी विधायक दल की ऐसी बैठक के लिए जो उसमें विधानसभा का अभी सत्र भी नहीं आउट है जी, और उसमें अगर कोई नहीं गया तो ये मेरे ख्याल से शायद देश की पहली किसी सभा में ऐसा व्हिप के उल्लंघन के लिए किसी अध्यक्ष द्वारा नोटिस दिया गया। पहली बार ऐसा है। लेकिन इसकी कानूनी वैधता के संदर्भ में क्या आपको लगता है इसके माध्यम से जिस रणनीति पे गहलोत सरकार काम कर रही है या अशोक गहलोत काम कर रहे हैं, साफ दिख रहा है कि इनकी सदस्यता खाने की कोशिश है, सफल हो पाएगी या कानूनी स्तर पर यह मामला सिरे नहीं चढ़ेगा? देखिए, जहां तक मैंने कहा कि फिर इसके जो अधिकार दिए गए हैं इन अधिकारों पर उस अध्यक्ष को जारी करने का तो है, लेकिन ये लिटिगेशन में तो जाएगा फिर, क्योंकि अध्यक्ष के अधिकारों को भी कहीं कोडिफाइड नहीं किया गया जी, और व्हिप के उल्लंघन की बात कही गई है जी, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत व्हिप के उल्लंघन पर जो अधिकार जो सदस्यता का है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत है। 10th शेड्यूल जो नया बना है उस 10th शेड्यूल में उसको अध्यक्ष को अधिकार है सुनने का। तो व्हिप का उल्लंघन करके एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत वो ले आ रहे हैं क्या वो पार्टी तोड़ने के लिए, तो वो प्रूव करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीजें आएगी, बहुत सारी चीजें आएंगी, ये कहना है प्रेम प्रकाश जी का। अब वापस मैं राजनीतिक चर्चा पे आता हूं। प्रेम प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी बड़ी उल्लसित हो जाती है जब कांग्रेस में ऐसा कोई टकराव उसे देखने को मिलता है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं, हम पायलट के अपमान से बड़े दुखी हैं, हम भारतीय कांग्रेस पार्टी के अंदर युवाओं को जो सम्मान नहीं मिल रहा है इससे बड़े दुखी हैं, कांग्रेस के अंदर प्रतिभाओं की पूछ परख नहीं है इससे बड़े दुखी हैं। आपसे जानने का विषय यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दम भरने वाली राजनीतिक दल अब इस स्तर पर क्यों है कि कहीं पर भी अगर विपक्ष सत्ता में है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता है। यह सवाल इसलिए है कि मध्य प्रदेश में भी नरोत्तम मिश्रा बनना चाहते थे, नहीं बन पाए। यहां पर ब्रजमोहन कब तक प्रतीक्षा करते रहे आपसे बेहतर कौन जानता है, पर नहीं बन पाए। अन्य प्रदेशों के संदर्भ में भी तमाम महत्वाकांक्षाएं रखने वाले लोग नहीं बन पाए। उस समय यही कहा जाता है आपकी पार्टी के द्वारा कि समय आने पर सबको सब कुछ मिलेगा, लेकिन जिसको बनाया गया उसका पालन कीजिए। पायलट से यह कहने का साहस क्यों नहीं जुटाती भारतीय जनता पार्टी कि आपको इतना मिला है, धैर्य रखिए, बल्कि आप और जैसे कहते हैं ना आग में घी डालने का काम, इसके लिए इतने व्याकुल क्यों रहते हैं? राजनीतिक शुचिता की बात करने वाली, सिद्धांत की बात करने वाली, लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई देने वाली राजनीतिक पार्टी इस प्रकार की अति महत्वाकांक्षाओं को हवा देने की, आग देने की, लपटों को और आसमान छुलाने की कोशिश में क्यों इतनी व्याकुल रहती है? क्या बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है किसी और का रहना राजनीति में आप लोगों को? नहीं, हम लोग तो जो आप बात कह रहे हैं इस देश में आप देखें अगर संसदीय लोकतंत्र में तो भारतीय जनता पार्टी, उसके पूर्व जनसंघ इस विचारधारा को लेकर के कितने लंबे समय तक रहा। हम लोग तो उन राजनीतिक दलों के साथ भी काम कर लिए हैं
जी जो वैचारिक दृष्टि से विरोधी रहे, और हम और सारे विचारों से अगर देखें तो कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ जब देश की जनता के लिए जरूरत पड़ी तब हमारी तो ये मान्यता रही है कि भाई अगर देश की आवश्यकता है, देश पहले रहे, दल बाद में है, व्यक्ति तीसरे पर है, हम तो इस लाइन पे चलते हैं। और इसलिए अगर कहीं पर कोई प्रदेश की जनता को जो सरकार उनके अनुरूप नहीं कार्य कर पा रही है और उसमें कोई डिफेक्शन होता है, तो क्या एक राजनीतिक दल के नाते जो जनता के प्रति उसकी जवाबदेही है, अगर सरकार बनाने के अवसर उसके पास है, तो क्या सरकार बनाने का काम वो छोड़ दे? मैं तो ये नहीं मानता। इतने मासूम तो आप नहीं हो प्रेम प्रकाश जी, जितने आसानी से हमें बहला रहे हो आप। नहीं, आप अफसर बनने पर सरकार थोड़ी बनाते हैं, अफसर गढ़ने की कोशिश करते हैं। जायज तरीके से अगर जनता का वोट नहीं ले सके तो नाजायज तरीके से बहुमत कैसे बनाया जाए, इसमें अपने आप को माहिर दिखाई देते हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में हो चाहे राजस्थान के संदर्भ में, खेल तो सामने दिख रहा है कि आप किस तरीके से अपना समीकरण बिठा रहे हैं, फिर भी ये दावा कमाल है। समीकरण तो सब बिठाते हैं। आप देखिए कर्नाटक में आखिर कांग्रेस ने क्या किया था, कांग्रेस बड़ी दल होकर के सबसे छोटे वाले के पीछे गया था जी। बिहार में क्या हुआ? बिहार में तो खैर वो थे ही पीछे। सारे जगह जहां जहां पर वो बड़े दल के बावजूद भी उदाहरण गलत दे गए आप। बिहार में जिसके खिलाफ लड़े उसी के साथ सरकार बना गए, सामने है आपके। हैं? बिहार में जिसके खिलाफ चुनाव लड़े थे उसी के साथ सरकार बना के बैठे हो आप प्रेम प्रकाश जी। जेडीएस के साथ में कांग्रेस ने भी वही किया था जी। तो ये एक अलग मुद्दे पर है, लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है जी। तो उस राज्य और देश हित को तो पहले देखा जाता है जी। अब ये अगर उसके दल के अंदर संभालने का जो काम है, निश्चित तौर पे उनके दल के अंदर की ही बात रहेगी जी। उसमें हम बाहर बैठ करके देख रहे हैं, और अगर अवसर आएगा तो उस अवसर का जो जनता के प्रति जवाबदेही है और जो जनता के लिए लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल की जवाबदेही है, तो वैसी एक स्थिर सरकार देने की जरूरत पड़ेगी तो देगी। अगर जनता के लिए बहुत व्याकुल है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा प्रेम प्रकाश जी का कहना है। जनता के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ता है। बहरहाल प्रेम जी मेरे साथ में, और प्रेम जी आपसे समझना चाह रहा हूं कि जो कुछ भी राजस्थान में घटित हो रहा है और अब सचिन पायलट लगातार बैकफुट पे जाते हुए दिख रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं आप राजस्थान की राजनीति में? क्या ये 19 विधायक जिनको नोटिस मिला है 2 दिन बाद पूर्व विधायक करार दिए जाएंगे, ये खेल आपको दिखाई दे रहा है? या सचिन पायलट वापस कांग्रेस में ही बने दिखाई देंगे, या आप इसके इतर भारतीय जनता पार्टी की किसी गुगली का प्रतीक्षा करते हुए नजर आएंगे? कठिन प्रश्न है आपने जो प्रश्न रखा है, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो मैं देख पा रहा हूं वो ये कि चूंकि राजस्थान में अभी जो प्रकरण हुआ है उसमें अशोक गहलोत जी ने अपने आप को बहुत मजबूती से प्रोजेक्ट किया है और बहुत आक्रामकता से पेश भी किया है, और आलाकमान को एक तरह से अपने डिक्टेशन पर चलने के हिसाब से वो कोशिश कर रहे हैं कि हो, लेकिन आलाकमान भी उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप जो डिफाइन कर रहे हैं वही सही है। यानी अगर अशोक गहलोत जी का नजरिया यह सही है कि उनकी सरकार को गिराने के लिए खुद उनका डिप्टी सीएम साजिश कर रहा था, तब तो अशोक गहलोत जी जो कदम उठा रहे हैं सब सही उठा रहे हैं। लेकिन आलाकमान इससे अगर मने सहमत नहीं है तो निश्चित रूप से है कि फिर एक साजिश की पॉइंट का बिंदु आता है कि साजिश क्या सचिन पायलट के ही खिलाफ तो नहीं हो रही थी, ये भी एक नया एंगल आता है। तो ऐसी स्थिति में ये आलाकमान वर्सेस ये राजस्थान में ये अशोक गहलोत का भी मामला हो सकता है, क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि आलाकमान का सचिन पायलट के प्रति बहुत नरम रवैया है और लगातार नरम रवैया है। पर मैं प्रेम जी आपसे एक सवाल करता हूं, क्या आपको नहीं लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम ने अशोक गहलोत को अजय योद्धा की स्थिति में ला दिया पार्टी के अंदर? अभी तक इस स्थिति के एक उप मुख्यमंत्री उनकी सरकार में था सचिन पायलट के तौर पर, एक प्रदेश अध्यक्ष था जो उनके इशारे पर चलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, उसका नाम भी सचिन पायलट था। युवक कांग्रेस का अध्यक्ष भी कमोबेश वही स्थिति का था, सेवा दल का अध्यक्ष भी कमोबेश वही स्थिति का था। 2 दिन के भीतर ही अशोक गहलोत को उप मुख्यमंत्री के तौर पर अपने विरोधी से मुक्ति मिल गई।
प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनका रबर स्टाम्प आकर बैठ गया और आनुषंगिक संगठन है उनमें भी उनके अनुसार उठने बैठने वाले लोग आ गए। कुल मिलाकर दिखाई दे रहा है कि अशोक गहलोत के तो सारे हाथों में लड्डू हैं, जितने भी हाथ हैं। आप सही कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी का इस वक्त जो है ये आर पार की लड़ाई में वो जीतते नजर आ रहे हैं। अगर वो जीत जाते हैं, बचा लेते हैं अपने आप को, तो सब जगह तो उन्होंने बदलाव ला दिया अभी। लेकिन हमें नहीं लगता कि ये बदलाव इतनी आसानी से आलाकमान इनको फ्री हैंड छोड़ देगा और वो जो कर पाए हैं उनको होने देगा, क्योंकि आलाकमान का नजरिया अब तक ये नहीं है कि सचिन पायलट ने टॉपल करने की कोशिश की है अपनी सरकार को। ये आलाकमान और राजस्थान यूनिट के बीच में साफ दो समझ दिख रही है और ये वर्तमान संकट का बड़ा कारण है। अगर भारतीय जनता पार्टी खुल करके अगर सचिन के साथ आ जाती तो अशोक गहलोत जी का काम बहुत आसान हो गया था, बहुत आसान हो गया था। चूंकि वो पर्दे के पीछे है, इस वजह से ये सचिन पायलट ने एक शब्द भी अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला है, एक शब्द भी अशोक गहलोत के खिलाफ नहीं बोला है। ये वो स्थितियां हैं जो सचिन पायलट को आलाकमान के करीब बनाए हुए है। तो ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा और अशोक गहलोत के लिए ये चुनौती होगी कि अपने उस परसेप्शन को साबित करें कि उनकी सरकार को गिराने के लिए साजिश हुई है। बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रेम कुमार जी ने की है कि अशोक गहलोत को यह साबित करना पड़ेगा कि उनकी सरकार गिराने की कोशिश हुई है। और मैं आलोक मेहता जी के पास में आता हूं और आलोक मेहता जी से समझना ही चाहता हूं कि सचिन पायलट के पास में विकल्प क्या बचे हैं। मेहता साहब, सचिन पायलट स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी में जाने की मेरी कोई संभावना नहीं है, मेरी छवि खराब करने की कोशिश है जो लोग ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मैं जा रहा हूं। लेकिन मुलाकात वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से करते हैं, 2 दिन से मौन साधे हुए हैं, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस मौन के पीछे क्या आक्रोश आलोक मेहता को दिखाई दे रहा है और मेहता साहब देख पा रहे हैं कि ये रणनीति कहां जाएगी। और इसमें यह सवाल के साथ में यह बात छुपी हुई है कि इन 2 दिन में अशोक गहलोत ने संगठन पर भी कब्जा कर लिया है। पहले सत्ता पे था और अब संगठन भी उनके कब्जे में आ चुका है। आप भी मेरे ख्याल से इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे मेहता साहब। बिल्कुल, इसमें कोई शक। और देखिए, कल जिस तरह से नए अध्यक्ष का नाम तय करके घोषित वहीं पर हो गए, इसका मतलब है तैयारी अशोक गहलोत जी और पार्टी ने, उनके आज अविनाश पांडे जो उनके प्रभारी हैं, ये सब पहले से तैयारी करके वहां गए थे। सुरजेवाला जी यदि राहुल गांधी के सबसे निकटस्थ सहयोगी माने जाते हैं, जो सब जानता है दिल्ली में जी, तो ये भी बार बार कह रहा है। तो आप बताइए, राहुल गांधी जी का एक शब्द कहीं नहीं आ रहा है जी। प्रियंका जी ने बात की, ये आज भी कहा गया कि प्रियंका जी की बात हुई, क्योंकि प्रियंका जी व्यक्तिगत रूप से बात करती है ना जी, वो पार्टी के नेता के नाते भी नहीं, एक संबंध जो बचपन से जैसे कहते हैं आप युवा काल से रहे, और इसलिए ये सही है कि एक खतरा मोल लिया गया है जी। और सचिन पायलट, आप उसमें कहा ना, हारने के बाद उसके बाद वो यदि उनको वहां से भी निष्कासित कर दिया जाए, पार्टी से निष्कासित नहीं, उनको दल बदल के तहत उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाए, तब उनकी एम्ब्रेसिंग सिचुएशन। लेकिन उसके बाद फिर चुनाव लड़ सकेंगे ना जी। चुनाव लड़ने तक की प्रक्रिया में वो एक बार फिर से हुआ उनके साथ। और देखिए, मान लो 20 नहीं है, 15 है, 5 है जी, वो लोग फिर चुनाव के मैदान में जाकर के एक अपना अस्तित्व, आपने अभी क्या कहा, बीएसपी के 5 हो सकते हैं, तो कोई 5 आदमी वो संसद में भी कोई जगह खाली हो और वहां पर चुनाव भी लड़ सकते हैं ना। आप इस संभावना से इनकार मत करिए जी। वो एक दलीय लोग, राजीव शुक्ला जी, आपको याद हो, अटल जी की सरकार में एनडीए के एक सहयोगी थे राजीव शुक्ला, जो आज कांग्रेस में बैठे हैं। तो एक आदमी भी एक गठबंधन में शामिल हो सकता है, एक आदमी भी गठबंधन में शामिल हो सकता है। हमारे साथ में कैप्टन अजय यादव जुड़ गए हैं। कैप्टन अजय यादव ने आज ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं पायलट की पीड़ा को समझ सकता हूं। अजय यादव साहब, सचिन पायलट की पीड़ा को समझने का आपने दावा किया है, क्या ऐसी पीड़ा आपको समझ में आई जिसमें आपको लगता है कि जो आपने भोगा वही सचिन पायलट भोग रहे हैं? नहीं, ऐसा है, मेरा तो केवल मकसद ये था जी कि कोई भी मंत्री है या कोई भी व्यक्ति है, उसकी जब सरकार में नहीं चलती है जी, तो थोड़ी बहुत तो पीड़ा होती है जी। लेकिन वो जो स्टेप सचिन जी ने उठाया है जी, उसकी बजाय अगर वो राहुल गांधी जी से बातचीत करके जी और अपनी बात रखते, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ उसमें समाधान निकलता जी।
और ये कोई बात केवल मुख्यमंत्री केवल राजस्थान की बात नहीं है। बीजेपी के चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो, एक ये परिपाटी होगी है कि सारी पावर जो है सेंट्रलाइज हो जाती है। तो जब तक डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, और युवाओं को मौका तो देना ही चाहिए जी, मेरा तो ये मानना है। तो कैप्टन साहब, आपसे जानना चाहता हूँ, क्या वाकई आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में युवाओं के लिए मौका नहीं बचा है, जबकि अशोक गहलोत का आज बयान है कि युवाओं के अंदर जो है रगड़ाई ठीक से नहीं हुई, कम समय में ज्यादा मिल गया इसलिए वो ऐसा व्यवहार करते हैं। दिग्विजय सिंह ने बात कही है कि आजकल के युवाओं में धैर्य नहीं है। अजय यादव इत्तेफाक रखते हैं अपने इन दो साथियों की बात से? ये बात आपकी उचित है कि जितना जल्दी मौका कांग्रेस में सचिन पायलट जी को दिया, क्योंकि वो राजेश पायलट जी के, स्वर्गीय राजेश पायलट जी के साथ मैंने भी काम किया, उनके बेटे थे जी। उसके तौर पे उनको 40-35 साल की उम्र में वो अध्यक्ष बन गए, और 40 साल की उम्र जाके वो डिप्टी सीएम बन गए। लेकिन मैं समझता हूँ उनमें क्षमता भी है, उनके अंदर काबिलियत है जी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई उसमें कोई टैलेंट भी है, उनके पास बोलने का तरीका भी है, और काम करने वाले व्यक्ति भी हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि रगड़ा लगने से कोई व्यक्ति बहुत बढ़िया आदमी नहीं बन सकता है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी अपब्रिंगिंग अच्छी रही है। तो मेरा ये मानना है कि सचिन जी ने जो तरीका अपनाया उसको मैं ठीक नहीं मानता। उनको जो है हाईकमान से बातचीत करके, और अगर उनकी कोई इस प्रकार की दिक्कत मुझे भी आती थी जब मैं मंत्री था, वित्त मंत्री होते हुए दिक्कत हमने भी सामना किया है, लेकिन हमने सारा मामला हाईकमान के सामने रख के कई दफा नरम गरम होके, और जहाँ तक कुछ, लेकिन आप जानते हैं सारे काम तो हर व्यक्ति के पूरे नहीं हो सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जरूर होनी चाहिए। कैप्टन साहब, आप बार बार हाईकमान से बात करने की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अभी आपका हाईकमान ऐसा है जिससे बात करने से कोई नतीजा निकलता है? सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष भी, उप मुख्यमंत्री भी, क्या आपको वो इतने ना समझ लगते हैं कि उन्होंने कोशिश नहीं की होगी हाईकमान से बात करने की? हाईकमान ने कुछ सुना नहीं, तभी तो इस नतीजे पे पहुंचे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी तो कहना यही था, 1 साल से इंतजार कर रहा था, कोई नतीजा नहीं, कोई कदम नहीं, इसलिए इस फैसले पे जाना पड़ा। डिफरेंट है, इनको तो प्रदेश अध्यक्ष बना रखा था, डिप्टी सीएम का भी इनको ओहदा दे रखा था केवल 40 साल की उम्र के अंदर। तो ऐसा है, थोड़ा धैर्य तो रखना ही पड़ेगा आदमी को। ये क्या है कि नौजवान जो है वो थोड़ी जल्दबाजी कर लेते हैं, तो थोड़ा सा संयम रखना चाहिए था। और ये राजनीति में अब ये तो एक खेल है जी, इसमें आप किस तरीके से आप उस अपने आप पे संयम रखते हैं। और कई बार कुछ काम होते हैं, जैसे मेरे यहाँ यूनिवर्सिटी बन रही थी तो मैंने सोनिया गांधी जी को बोला कि वहाँ यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, तो वहाँ यूनिवर्सिटी बन गई, उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि आप बनाइए। तो इस प्रकार से जब कोई बातें होती हैं, कुछ बातें मानी जाती हैं, कुछ बातें नहीं मानी जाती हैं। लेकिन आप एक्सट्रीम स्टेप लेके अलग एमएलए लेके बैठ जाए, वो तरीका गलत था। आप जो है पार्टी की हाईकमान से बात करते, और अगर वहाँ जयपुर भी नहीं जाना था तो दिल्ली, गुड़गांव से कोई दिल्ली दूर नहीं है, ना दिल्ली के उनके मकान से कोई सोनिया जी का घर दूर नहीं है कि उनको नहीं मिल सकते हैं, तो वहाँ मिलकर अपनी बातचीत कर सकते थे। तो कैप्टन साहब का बहुत स्पष्ट नतीजा है इस विषय के संदर्भ में कि युवाओं में कहीं ना कहीं धैर्य को लेकर दिक्कत तो है, वो उस तरीके से भी सहमति नहीं रखते हैं जो तरीका सचिन पायलट ने आजमाया है। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन साहब हमसे जुड़ने के लिए। प्रेम कुमार जी, आखिरी बातचीत के लिए चलते हैं अपन, और आपसे बात करूं उससे पहले आलोक मेहता जी कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं। जी आलोक जी। एक मिनट, एक बात जोड़ना चाह रहा था। आपने युवाओं का कहा, आप रायपुर में बैठे हैं जी, अरुण वोरा कितने साल से काम कर रहे थे पार्टी में जी, क्या उनको मंत्री बनाया गया जी? कितने, आप शायद ज्यादा जानते होंगे, जिन लोगों को बनाया गया उससे ज्यादा वोरा जी का कंट्रीब्यूशन छत्तीसगढ़ में रहा जी। उनके बेटे को बनने के लिए तो नहीं है, लेकिन राज्य अभी जो इनके दिग्विजय सिंह का नाम आपने लिया जी, दिग्विजय, आपने कल यदि देखा हो होर्डिंग कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, जयवर्धन सिंह का मुख्यमंत्री के संदर्भ में, को मुख्यमंत्री, अगले मुख्यमंत्री के संदर्भ में, तो उनकी महत्वाकांक्षा दिग्विजय सिंह को बुरी नहीं लग रही है जी। उनको सचिन पायलट ने, जिसके पिता ने पार्टी को भी किया, इंदिरा गांधी जब संकट में थी, दिग्विजय सिंह जी तो नरसिंह राव जी के भी बहुत क्लोज हो गए थे, तब वो सोनिया जी के दरवाजे पे कम जाते थे जी। और दिग्विजय सिंह जी एक समय में राजमाता के ही सहायक थे,
आपके ग्वालियर में वो सहायक थे राजमाता के जी। वो कब पाला, उसके बाद तो वो कांग्रेस में आ गए, महेश जोशी उनको ले आए जी। तो मेरा ये कहना है कि ये कहना कि युवाओं में वो धैर्य रखें, वोरा जी ने धैर्य रखा था तो उनको उसके बाद उनको कभी पद दिया ही नहीं गया जी, क्योंकि वो ईमानदारी से काम कर रहे थे जी। ये कहना वो मांगे नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। और ये कहना आपके जो मित्र कह रहे थे जी। कि ये देखिए उन्होंने राहुल गांधी को कहना, अरे कितनी बार कह चुके जी। वो 50 बार राहुल गांधी को बता चुके, दूसरे लोगों के थ्रू बता चुके, मध्यस्थों के थ्रू बता चुके, तो उसके बाद ये कहना कि राहुल गांधी को जाके वो दरवाजे पे खड़े होकर बोर्ड लेके यदि विरोध करते तो बात अलग है, जो कर दिया उन्होंने। तो कुल मिलाकर अगर हाईकमान सुन रहा होता तो नौबत यहां तक आती ही क्यों? कुल मिलाकर इसके पटाक्षेप पे, नतीजे पे हमें पहुंचना है। क्या इस मुद्दे को हम युवाओं और अनुभवी राजनेताओं के बीच संघर्ष के तौर पर देखें, या आखिरी निष्कर्ष पर इस बात पर पहुंचें कि कुल मिलाकर कांग्रेस का हाईकमान अनिर्णय का शिकार हो गया, या हाईकमान की कोई हैसियत नहीं बची कि वह नियंत्रण रख सके? इसका नतीजा तमाम राज्यों में कांग्रेस की बदहाली के तौर पर दिख रहा है। नतीजे पे पहुंचना है, आपकी स्पष्ट राय। कि कांग्रेस का जो आला कमान है वो आप ये देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद जब राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया तो राहुल गांधी खुद युवाओं का प्रतीक माने जाते रहे। उनसे ये माना गया कि वो सारे युवाओं की एक टीम बना रहे थे। और वो अलग बात है कि उन युवाओं की टीम में सारे नेता पुत्र ही ज्यादा हैं, नेता की संतानें ही ज्यादा हैं। इसके बावजूद फिर भी ये माना जा रहा था कि युवाओं को लेकर के वो एक नेतृत्व देने जा रहे हैं, लेकिन वह जब खुद अलग हो गए, नेतृत्व से हताश हो गए, और इसके बाद अब तक कोई पार्टी जो है अपना नेतृत्व जो चुन नहीं पाई है, तो इस वजह से ये ऐसा लगता है कि युवा दरकिनार हो गए। लेकिन वास्तव में किसी भी पार्टी में नेचुरल प्रोसेस में युवा कभी दरकिनार नहीं होता है। अगर पार्टी एक्टिव रहती है तो युवा अपने आप सामने आता है, युवा नेतृत्व सामने आता है। अगर सचिन पायलट जी के बगावत को भी देखें तो ये भी युवाओं का आक्रोश भी है, तो वो अपने आप को सेटल करने की कोशिश कर रहा है। ये नहीं कि वो समझौता कर रहा है परिस्थिति के साथ में, वो युवा रास्ता निकाल रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि अशोक गहलोत जी ने जो कर दिया वो अंतिम है, आलाकमान भी उस पर चिंता कर रहा है। यानी अगर युवा और सीनियर पीढ़ी के बीच का हम की बात कहें तो निश्चित रूप से इस संघर्ष में युवा चुप रहने वाला नहीं है। आवाज पूरे देश से उठ रही है कि इस विषय पर युवाओं को नेतृत्व देने का जो सवाल, कोई देगा क्या? युवा खुद आगे बढ़ के नेतृत्व लेगा। अगर ये भावना युवा नेतृत्व में नहीं आती है तो कोई नेतृत्व उनके हाथ में देने वाला नहीं है। कम से कम ये सबक जो है सचिन पायलट की बगावत से पॉजिटिवली लिया जा सकता है। सचिन की बगावत से यह पॉजिटिवली लिया जा सकता है कि अगर आप युवाओं को नेतृत्व नहीं देंगे तो वह अपना रास्ता बनाएगा और रास्ता बनाकर अपनी मंजिल को हासिल करेगा। बहरहाल देखना है कि पायलट की ये जो बगावत है ये किस अंजाम तक पहुंचती है। कांग्रेस में रहते हुए अंजाम तक पहुंचती है या कांग्रेस के बाहर निकलकर किसी अंजाम तक पहुंचती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक अहम चर्चा में हिस्सेदारी के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। इस आक्रोश को लेकर, इस संघर्ष को लेकर ये हमारी ये पंक्तियां हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे पर उससे भी ज्यादा पहचान उनके आक्रोशित कवि के तौर पर रही बाल कवि बैरागी की। उनकी लिखी कुछ पंक्तियां, उन्होंने कहा कि एक बाती के लिए जो उम्र भर जिंदा रहा, कि एक बाती के लिए जो उम्र भर जिंदा रहा और वो भी ना मिली तो खिन्न शर्मिंदा रहा, उस दीप से कह रहा हूं इस तरह रो नहीं, उस दीप से कह रहा हूं इस तरह रो नहीं, अमूल्य है ये जीवन तुम कायरता में खो नहीं, लक्ष्य को साधे बिना धरती नहीं हिल पाएगी, आग को जिंदा रखो सो बातियां मिल जाएंगी। तो जिस प्रकार की बगावत के तेवर युवा पीढ़ी के हैं, उन्हें रोने की जरूरत नहीं, हताश होने की जरूरत नहीं। वह अपने अंदर की अगर आग को जिंदा रखेंगे तो एक बाती नहीं 100 बातियां उनकी जिंदगी का हिस्सा बनेगी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए अब इजाजत। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। दादा प्रणाम।